नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएड, बीएलएड एंड डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ योजना या लेसन प्लान के बारे में बात करूंगा। जब आप प्रैक्टिस इन टीचिंग पर जाते हैं तो उस समय आपको लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही टीचिंग करना होता है। तो ज़रूरी है कि आप लेसन प्लान के सारे स्टेप्स सीख लें और उसके अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाएं। तो आज मैं विज्ञान विषय के अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाएं टॉपिक को लेकर एक लेसन प्लान आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आपको साथ ही साथ उन स्टेप्स को भी समझाऊंगा कि किस तरीके से ये सारे स्टेप्स लागू किए जाएंगे और आप क्लासरूम टीचिंग के लिए प्लान किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर पाठ योजना लिखा जाएगा और जिस नंबर का ये प्लान होगा उस नंबर को लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर पहला प्लान है तो नंबर 1। फिर उसके नीचे ब्लैक बोर्ड एंट्री, और ब्लैक बोर्ड एंट्री में दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करने वाले हैं वो डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। किस क्लास का है वो क्लास लिख दिया जाएगा। किस सब्जेक्ट के लिए बना रहे हैं, चूँकि ये विज्ञान विषय का मैंने लिया है टॉपिक, तो यहाँ पर विषय में विज्ञान। फिर प्रकरण में जो टॉपिक आप ले रहे हैं वो टॉपिक आपको यहाँ पर लिखकर और उसे अंडरलाइन कर दिया जाएगा। चक्र, किस चक्र में आपको ये प्लान पढ़ाना है वो आप लिख देंगे, और अवधि, कितनी अवधि का लेसन प्लान है या कितने टाइम ड्यूरेशन का लेसन प्लान है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो स्कूल के अनुसार पीरियड में अंतर होता है, कहीं 30 मिनट का होता है, कहीं 35 मिनट का होता है, कहीं 40 मिनट का होता है। तो आप वो ध्यान देंगे कि स्कूल का टाइम पीरियड क्या है और उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अवधि में टाइम डाल देंगे। चूँकि यहाँ पर ये 30 मिनट पड़ा है, इसका मतलब है कि जिस स्कूल में टीचिंग हो रही है वहाँ पर 30 मिनट का रहा होगा। उसके जस्ट नीचे आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, और आपको बता दें कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। तो आपने एक बार जो सामान्य उद्देश्य डिसाइड कर लिए वही सामान्य उद्देश्य आपके 20 लेसन प्लान तक जाएंगे, अगर क्लास चेंज नहीं होती है तो। और अगर क्लास चेंज हो जाती है तो क्लास के अकॉर्डिंग हम सामान्य उद्देश्य में परिवर्तन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, सामान्य उद्देश्य हमेशा वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आप देखिए, इसमें पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड है छात्रों में प्रयोग संबंधी कुशलता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों में नई खोजों को समझने एवं समस्या हल करने की क्षमताओं का विकास करना। और पांचवा है छात्रों में जीवनोपार्जन या जीविकोपार्जन संबंधी कुशलता उत्पन्न करना। ये इसमें 5 उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य लिखे हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग या उस क्लास के अकॉर्डिंग अपने अनुसार भी इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सिर्फ यही सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। अगर आपको लगता है तो इसमें आप 1-2 और उद्देश्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य अर्थात स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। विशिष्ट उद्देश्य से जो संबंधित होता है वो होता है टॉपिक से, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, जो विशिष्ट उद्देश्य होता है वो टॉपिक से संबंधित होता है। तो आपका विशिष्ट उद्देश्य जैसे ही टॉपिक बदलेगा आपका विशिष्ट उद्देश्य भी परिवर्तित हो जाएगा। अब विशिष्ट उद्देश्य में जब लिखा जाता है तो अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी को यूज़ करें
तो उसके अकॉर्डिंग कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर अर्थात संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक लिखते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कॉग्निटिव का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन लेके चलते हैं और उन्हीं के आधार पे हम ये तीनों उद्देश्य लिखते हैं। तो इसमें पहला हमने जो लिखा है नॉलेज अर्थात ज्ञानात्मक, दूसरा है बोधात्मक और तीसरा प्रयोगात्मक। आगे हम दिखाएंगे आपको। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो विशिष्ट उद्देश्य हम लिखते हैं, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं राइटिंग ऑब्जेक्टिव एंड बिहेवियर टर्म्स, जो हम छात्र के व्यवहार में परिवर्तन चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। तो इसमें देखिए पहला लिखा गया है ज्ञानात्मक में, छात्र ठोस द्रव गैस का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है छात्र ठोस द्रव गैस को परिभाषित कर सकेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी मैंने एक लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाया था और उसमें मैंने एक्शन वर्ब भी साथ ही साथ बताए थे कि अगर आपको इसमें उद्देश्य लिखने हैं तो सिर्फ यही दो नहीं है, डिफाइन एंड रिकॉलिंग नहीं है, और भी कई एक्शन वर्ब हैं जिनका कि आप टॉपिक के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर इसको हम पहले कर सकते हैं और इसको बाद में कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत से एक्शन वर्ब होते हैं, जैसे छात्र ठोस द्रव गैस को पहचान सकेंगे, प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, परिभाषित कर सकेंगे, सूची बना सकेंगे। तो इस तरीके से ज्ञानात्मक में और भी हम बदल सकते हैं या टॉपिक के अकॉर्डिंग हम उनमें चूज कर सकते हैं। दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में पहला है छात्र ठोस द्रव गैस में संबंध स्थापित कर सकेंगे। दूसरा है छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, या हम और कह सकते हैं कि छात्र पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे सकेंगे। ये बोधात्मक में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक में पहला है छात्र ठोस अवस्था का चित्र बनाने में दक्ष हो सकेंगे। छात्र आणविक व्यवस्था का नामांकित चित्र बना सकेंगे। तो अगर आपको इस तरीके से समझना है तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले में आपको नॉलेज यानी कि बताना, दूसरे में बोधात्मक में आपकी फीलिंग, आपका इंटरेस्ट, और तीसरे में आप अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके किस तरीके से काम कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी। फिर उसके बाद से आ जाएगा शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री में आप जो टीचिंग एड यूज़ करेंगे वो चीज़ आप यहाँ पर लिखेंगे। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं लिखी जाती हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप चार्ट, पोस्टर, मॉडल, लाइव ऑब्जेक्ट जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप उसको इसमें लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डस्टर लिखा हुआ है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। डस्टर मतलब ये ठोस चीज़, ठोस अवस्था को समझाने के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये लिखा गया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सहायक शिक्षण सामग्री में उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जो आप टीचिंग एड के रूप में यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद से आ जाएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके पहले का क्या उनको पूर्व ज्ञान है वो लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है छात्र प्रकृति में मिलने वाली वस्तुओं का ज्ञान रखते हैं। तो नेचुरल सी बात है कि सामान्य ज्ञान इसमें रखते हैं। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, छात्र प्रकृति में मिलने वाली वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा स्टेप आपका प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। तो इसमें आप देखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापक, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, लेकिन आप अगर छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापक लिखेंगे। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग ही इसमें लिखेंगे। तो अब आपको ये भी इसमें पता होना चाहिए कि इसमें आप प्रस्तावना में सिर्फ प्रश्न के द्वारा नहीं, आप कहानी के द्वारा, आप टीचिंग एड के द्वारा भी टॉपिक निकलवा सकते हैं और उसके बाद में उसमें एक समस्यात्मक प्रश्न पूछकर आगे उद्देश्य कथन देंगे।
जब आप प्रश्न विधि का प्रयोग करते हैं तो जो यहाँ प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर आएगा और फिर उस उत्तर से दूसरा प्रश्न फ्रेम होगा, फिर जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न फ्रेम होगा और फिर टॉपिक निकल के समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि इसमें आपको प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन ही पूछने हैं और प्रीवियस नॉलेज के जब क्वेश्चन पूछेंगे तो छात्र उसके उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। फिर उसके बाद से जब समस्यात्मक कथन आ जाएगा तो उसके बाद से उद्देश्य कथन, और उसमें आप यहाँ पर एक चीज़ और, जो अगर समस्यात्मक जो प्रश्न होता है उसका उत्तर बताते हुए फिर आप कहेंगे कि आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद से आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 5 कॉलम बनाएंगे। पहला होगा शिक्षण बिंदु अर्थात टीचिंग पॉइंट, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा डिवाइसेस एंड टेक्निक, डिवाइसेस या टेक्निक या तकनीकी प्रविधि कह सकते हैं, और लास्ट में 5वां है श्यामपट्ट कार्य। तो जो आपका टॉपिक है, प्रकरण है, उसको हम छोटे छोटे टीचिंग पॉइंट में चेंज करते हैं और उसको आधार पे हम अपना प्लान पूरा प्रेजेंट करते हैं। तो और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब हम प्लान को का प्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको बीच बीच में प्रीवियस नॉलेज के आधार पे छात्रों से क्वेश्चन करना होता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि जो चीज़ आप पढ़ाने जा रहे हैं उसी से आप डायरेक्ट सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि छात्र अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। आप जब छात्र को बता लेंगे, पढ़ा लेंगे, उसके बाद से आप बोध प्रश्न में उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे। अभी आपको क्या करना होगा कि उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप प्रीवियस नॉलेज पे सवाल पूछेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया है, फिर उसका उत्तर आया और फिर यहाँ पर आप कथन लिख सकते हैं, कथन या छात्राध्यापक कथन, और छात्राध्यापक जो कि लिखा हुआ है तो सीधे आप कथन लिखेंगे और फिर अपना स्टेटमेंट स्टूडेंट छात्राध्यापक देगा और फिर यहाँ पर एक्टिविटी हो जाएगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, उत्तर आया, तो यहाँ पर जो विधि यूज़ की गई है यानी कि प्रश्नोत्तर प्रविधि, यहाँ पर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान विधि, और अगर आप यहाँ पर टीचिंग एड भी दिखा रहे हैं तो साथ ही साथ हो जाएगा प्रदर्शन विधि और उसका मिनिएचर यहाँ पर लगा दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, इसमें स्टेटमेंट देते समय अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, तो अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो पहले से आपको लेसन प्लान में भी बताना होगा ये पॉइंट हम ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले हैं और आप वही चीज़ आप लिखेंगे। फिर आ जाएगा आपका दूसरा टीचिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड फिर प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चन, फिर उसका उत्तर, फिर जो टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं वो लिख देंगे। फिर आपका यहाँ पर कथन, प्रश्न का उत्तर देने के बाद आप कथन लिखेंगे और उससे जोड़ते हुए फिर अपना आप स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट के बाद फिर वही चीज़ आएगी, फिर व्याख्या प्रविधि, और अगर कोई चीज़ अगर ब्लैक बोर्ड पर यूज़ की गई है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा, यानी कि ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखना है। फिर उसी तरीके से थर्ड टीचिंग पॉइंट, फिर उससे रिलेटेड एक प्रीवियस नॉलेज पे प्रश्न पूछा जाएगा और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट दे दिया जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है, इधर प्रविधि और इधर ब्लैक बोर्ड वर्क जो किया जाएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड एक प्रीवियस नॉलेज पे क्वेश्चन, और आप ये समझ लीजिए कि प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं कि स्टूडेंट आपके टॉपिक के प्रति या आपके टीचिंग के प्रति अवेयर रहे, जागरूक रहे और एक्टिव रहे, और एक लंबे स्टेटमेंट के बीच में उसको ब्रेकअप भी मिल जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप क्वेश्चन ही पूछें। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है प्रीवियस नॉलेज पे, तो आप टीचिंग एड दिखा के भी उससे प्रश्न पूछ सकते हैं और ब्रेक दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया है, उत्तर आया और फिर इधर ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया है। यहाँ व्याख्या दी गई है
और यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद से ये व्याख्या है जो ब्लैक बोर्ड पर बनाया जाएगा, वो यहाँ पर लिखा गया है। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट और प्रश्न पूछा गया उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज पे, फिर उत्तर आया, प्रश्नोत्तर विधि। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो आधे घंटे का लेसन प्लान है वो इस तरीके से आपको बनाना है। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसमें कितने टीचिंग पॉइंट रखने हैं। तो आपको टीचिंग पॉइंट का कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप 4 रख सकते हैं, आप 5 रख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट देखना होगा कि आप आधे घंटे में कितने टीचिंग पॉइंट के साथ आधे घंटे में पढ़ा सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप पहले दिन लेसन प्लान में ज़्यादा टीचिंग पॉइंट रखे हैं और आपका लेसन प्लान बहुत बड़ा हो रहा है, आधे घंटे से ऊपर निकल गया, तो आपको नेक्स्ट प्लान में ध्यान देना होगा कि हमें आधे घंटे के अकॉर्डिंग ही लेसन प्लान बनाना है। फिर उसके बाद से श्यामपट्ट सारांश। अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बोध प्रश्न मिसिंग है। क्यों मिसिंग है वो हम आपको बता दें, क्योंकि लेसन प्लान 2 तरीके से बनता है। एक तो बोध प्रश्न के आधार पर श्यामपट्ट सारांश डेवलप किया जाता है, और दूसरा लेसन प्लान के साथ ही साथ बोध श्यामपट्ट सारांश डेवलप कर दिया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश पाठ विकास के साथ साथ किया गया है। तो जैसा भी किया जाता है वो यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो अगर बोध प्रश्न के आधार पर नहीं है तो यहाँ पर लिख दिया गया है श्यामपट्ट सारांश पाठ के विकास के आधार पर तैयार किया जाएगा, और उसी के आधार पर जो हमने वहाँ पर ब्लैक बोर्ड वर्क किया था वो धीरे धीरे चल के हमारा श्यामपट्ट सारांश के रूप में तैयार हो जाएगा। तो इसमें आप टाइम बचाने के लिए कि अगर आपको ज़्यादा कंटेंट बड़ा है, हम बोध प्रश्न ना पूछें, तो इसके लिए भी साथ साथ हो सकता है। लेकिन आपको दोनों चीज़ें सीखनी है। हम आपको एक और लेसन प्लान बता देंगे, या हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बोध प्रश्न के आधार पर किस तरीके से श्यामपट्ट सारांश विकसित किया जाता है। तो आप दोनों तरीके के प्रश्न या दोनों तरीका पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद से जो ये श्यामपट्ट सारांश आपका विकसित हो जाएगा, तो आप छात्रों से कहेंगे कि आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए, और आप या छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा कक्ष का घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा कि छात्र अपनी कॉपी पे उसको ठीक ढंग से उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं। और अगर ठीक ढंग से नहीं उतार रहे हैं या कहीं गलती कर रहे हैं तो आप उनको चेक भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर लेखन एवं निरीक्षण कार्य के रूप में होगा। फिर उसके बाद से आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको इसके लिए रोलर बोर्ड का यूज़ किया जाता है, लपेट श्यामपट्ट का, और उसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स, सही मिलान के प्रश्न, सही गलत का निशान लगाना, इस तरीके के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप जरूरी नहीं कि रोज़ रिक्त स्थान की पूर्ति ही करें, आप रोज़ रोज़ सवाल के पैटर्न बदल सकते हैं। और इसको आप यहाँ पर प्लान में तो इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन आप इसको रोलर बोर्ड पर लिख कर ले जाएंगे, और जब श्यामपट्ट सारांश का बच्चे छात्र को अपनी कॉपी पर लिख लेंगे तो उसके बाद से आपको इसको रोलर बोर्ड पर दिखाना होगा। तो इसका एक डेमो क्लास भी मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स के द्वारा आपको अपने इसमें 2 वीडियो डाल रखे हैं, आप चाहें तो उसको देख भी सकते हैं कि प्लान किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो अब इसमें पहला है पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो सही होगा वो लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद से दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां प्रश्न है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पुनरावृत्ति में कम से कम 4 या 5 प्रश्न हो, 1 या 2 प्रश्न आप नहीं रखेंगे। और उसके बाद से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछने के बाद होम असाइनमेंट या गृह कार्य या होमवर्क कह सकते हैं। और आप इसमें भी इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि गृह कार्य में आप याद करने से बेहतर है कि आप लिखने वाला, चित्र बनाने वाला काम उनको दीजिए, जिससे कि दूसरे दिन आप उनको जल्दी से उनके काम को चेक कर सकें। ठीक है, क्योंकि आप पीपल टीचर हैं तो आप रोज़ सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको दूसरे दिन पूरा प्लान अपना पढ़ाना भी है। तो आप लिखने वाला काम ही दीजिए। तो ये एक मैंने साइंस के लेसन प्लान के बारे में
आपको बताया, और इसी पैटर्न पे सोशल साइंस के भी प्लान बनते हैं, इकोनॉमिक्स के भी प्लान बनते हैं। तो आप अगर एक पैटर्न सीख गए तो बाकी के लेसन प्लान भी आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।